वेलकम बैक मेरे बच्चों। तो मैं आर्म्स एकेडमी की तरफ से अभिजीत आनंद आपके सामने प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड लेक्चर नंबर 7 और लास्ट टॉपिक ऑफ अपना प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड लेके सामने हाजिर हूं। आज हम लोग विस्कोसिटी इन फ्लूइड पढ़ेंगे। मैंने शुरुआत में ही प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड में इसको 4 कैटेगरीज में बांटा था: हाइड्रोस्टैटिक्स, हाइड्रोडायनेमिक्स, सरफेस टेंशन एंड कैपिलैरिटी एक्शन, एंड फोर्थ वन वाज विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी हम लोग का लास्ट टॉपिक है और विस्कोसिटी का मीनिंग कुछ नहीं, बस फ्रिक्शन इन फ्लूइड्स होती है। जो फ्लूइड्स में फ्रिक्शन होती है, जो फ्लूइड फ्रिक्शन ऑफर करता है, दैट फ्रिक्शन बीइंग ऑफर्ड बाय फ्लूइड इज नोन एज विस्कोसिटी इन फ्लूइड्स। सो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसे जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग सॉलिड्स के फ्रिक्शन के बारे में तो शुरुआत में ही न्यूटन लॉ ऑफ मोशन में पढ़ लेते हैं, बट इस टॉपिक का फ्रिक्शन का या इस टॉपिक जो कि फ्रिक्शन इन फ्लूइड है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पढ़ेंगे और इसकी एप्लीकेशन और कुछ क्वेश्चंस देखते हैं कि कैसे इसमें हम लोग करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्या डिटेल में से क्या क्या दिया हुआ है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल विस्कोसिटी टॉपिक क्या कहता है, देखते हैं। So viscosity is the property of a liquid. Viscosity is the property of the liquid or gas by the virtue of which it opposes the relative motion between its adjacent layers. अपने ही adjacent layers के बीच में जो relative motion को oppose करता है, that is called viscosity in fluid. It is the fluid friction or internal friction. ये fluid का friction है, not solids. It is a fluid friction और internal friction. हाँ या ना? Internal tangential force which tends to retard the relative motion between the adjacent layer is called viscous force. पानी का एक लेयर जब आगे बढ़ता है तो उसके नीचे वाला लेयर उसको रोकता है, उसको आगे बढ़ने नहीं देना चाहता है, जिसके चलते जो रेजिस्टेंस ऑफर होता है, दैट रेजिस्टेंस इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग, विस्कोसिटी, विस्कस फोर्स, बहुत तरीके का नाम दिया गया। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी, ये डायग्राम देख के आपको समझ में आएगा कि ये मेरा अगर ग्राउंड सरफेस है और ये रिवर का प्रोफाइल है, पानी का एक लेयर ऊपर है, पानी का दूसरा लेयर अगर हम नीचे देखें, तो अगर ये वेलोसिटी ऑफ एनी प्रोफाइल है तो उसके ऊपर वाले का वेलोसिटी थोड़ा ज्यादा रहेगा। जैसे 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 पानी की लेवल नीचे ग्राउंड फ्लोर तक जाती है, रिवर बेड तक जाती है, देन लेयर बाय लेयर वेलोसिटी डिक्रीज होते रहता है और नीचे जाते जाते ग्राउंड बेड पे वेलोसिटी क्या हो जाती है, मीन्स रिवर बेड के पास वेलोसिटी 0 हो जाती है। यानी सर जो टॉप मोस्ट लेयर ऑफ रिवर है उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होगी, बिल्कुल सबसे ज्यादा होगी। और जैसे 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 हम नीचे जाते जाएंगे, वेलोसिटी प्रोफाइल के थ्रू हमें ये पता चलेगा वेलोसिटी घटता जा रहा है और रिवर बेड के पास जाके वो 0 हो जाएगा। दिस वाज द न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी गिवन। इफ आई एक्सप्लेन मोर, हमारे नेक्स्ट स्लाइड में दिया हुआ है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद डिस्टेंस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ फ्लो। हम लोग जैसे जैसे परपेंडिकुलर टू द मींस रिवर इधर फ्लो कर रही है एंड वी आर गोइंग डाउनवर्ड परपेंडिकुलर टू द फ्लो ऑफ डायरेक्शन, देन rate of change of velocity delta vx by delta y is called velocity gradient. velocity gradient कहते हैं, क्या कहते हैं? velocity gradient. velocity gradient is what? rate of change of velocity as we go down deep the river perpendicular to the flow of river. तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन ने कुछ इसको एक्सप्लेन किया था, द विस्कस फोर्स acting between the two adjacent layer of a liquid flowing in a streamline motion. हम लोग कौन से मोशन की बात करते हैं? नॉट टर्बुलेंट, स्ट्रीमलाइन। स्ट्रीमलाइन मोशन में जनरली हम लोग देखते हैं कि जो विस्कस ड्रैग लगता है बिटवीन द लेयर्स ऑफ द लिक्विड और लेयर ऑफ वन सॉलिड केप्ट ऑन द सरफेस ऑफ ए लिक्विड। लिक्विड के लेयर के बीच में भी लगता है। मान लो एक वुडन प्लैंक को रिवर के ऊपर रख दिया गया है, वो जब फ्लो करना चाहेगा तो रिवर का जो अपर लेयर होगा वो उसके फ्लो को अपोज करेगा। तो सर इट इज अ विस्कस फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन लिक्विड लेयर एंड इट इज ए विस्कस फोर्स दैट एक्ट्स बिटवीन द सॉलिड लेयर एंड ए लिक्विड लेयर। हाँ है ना? तो ये जो फोर्स होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। हाँ है ना? एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट। फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट पे भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, कितना वेलोसिटी चेंज हो रहा है। So force is also proportional to velocity. Force is also proportional to velocity gradient. That is, force is directly proportional to delta Vx by delta y direction. Y is height. Now, when we combine these two equations, so force is directly proportional to area delta V upon delta
y, जब हम प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं देन वी गेट वन कोएफिशिएंट और वो वी गेट वन कांस्टेंट दैट इज कॉल्ड आइटा ए dv by dz भी बोलते हैं, या डेल्टा v by डेल्टा, ये डेल्टा y या डेल्टा z मान लो, डेल्टा z, डेल्टा z, सो डेल्टा vx बाय डेल्टा z भी बोल सकते हैं हम लोग इसे, डेल्टा vx x डायरेक्शन में जो चेंज इन वेलोसिटी हो रही है, डेल्टा v dvx by dz भी बोलते हैं. What is this constant called? Constant is called coefficient of viscosity. Coefficient of viscosity. इसको क्या बोलते हैं? Coefficient of viscosity बोलते हैं. हाँ या ना? Now, one formula is given. Coefficient of viscosity is nothing but eta is equal to, अगर eta ले force upon A divided by dv by dz. dv by dz. So force upon area, we know what it is called. It is called shearing stress. Why? Water level पे tangential वो force लग रहा है. Shearing stress divided by strain rate. V by L is known as strain rate. So what is the SI unit of eta? It is Poisson-Ulle. Basically, SI unit of eta is equal to 1 decapoise. How much? SI unit of eta is equal to decapoise. 1 decapoise is equal to 10 poise. 1 decapoise is equal to 10 poise. Agar aapka eta is given in poise, then you have to convert into decapoise by dividing it by 10. Agar wo decapoise mein hai, then you need to find it in decapoise as well. You can find it out in poise, but the SI unit is decapoise. If you can see, SI unit is decapoise. डायमेंशन हम लोग आराम से निकाल सकते हैं, आइटा का फोर्स एरिया डीवी बाई डीजेड करके आराम से निकाला जा सकता है. हाँ या ना? So this is the most important formula, force, viscous force that acts between the layer of the liquid. अगर मैं इसको समझाऊं तो ये मेरा पानी का डिफरेंट लेयर्स है, ये पानी का डिफरेंट लेयर्स है. पानी का डिफरेंट लेयर्स है. अगर पहला वाला लेयर इट इज मूविंग विथ सम वेलोसिटी, मान लो v1, इसकी वेलोसिटी कुछ v2 हो जाएगी. एज वी गो डीप डाउन द रिवर वेलोसिटी कीप ऑन डिक्रीजिंग, v4, v5, v6 and almost like 0. So let it be ground, let it consider as ground. ये हमारा ग्राउंड है. सो अगर एक बॉडी आगे बढ़ रहा है तो उस पर एक विस्कस ड्रैग लगता है, दैट इज फोर्स ऑफ विस्कोसिटी. और फोर्स ऑफ विस्कोसिटी कितने के बराबर हो जाएगा? सो दिस फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज आइटा, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ दैट लिक्विड इनटू एरिया ऑफ द रिवर, जो सरफेस एरिया ऑफ द रिवर है, इनटू डीवी बाई dz. और z क्या है सर? z is the height of the river, height of the velocity means profile of the river. This is z है ये, change in velocity per unit height of the river. So this is the viscous force that act on the river layer when it is trying to move forward, and friction always occurs in pair, so it will be also force of viscosity. हाँ ना? Now when it is trying to act forward, there will be some viscous FV2 acting on this body, and due to this there will be viscous force FV2. Now due to this there will be a force of viscous 3, and here will be force of viscous 3. Friction always occur. In this way, friction acts between the different layers of the liquid, and we can calculate that viscous force as eta A dV by dz. चलिए इस पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तब ज्यादा मजा आएगा कि कैसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. See, first question has come in front of us. There is a 3 mm thick layer of glycerine between a plate of area whatever 10 to the power minus 3 meter square and a large plate. Means a plate of area this much and a larger plate. If the coefficient of viscosity between of glycerine is itna, then what force is required to move the smaller plate with a velocity? Okay, means एक larger plate है और उस पे क्या लिक्विड रखा हुआ है? उस पे ग्लिसरीन रखा हुआ है. उस पे एक स्मॉलर प्लेट को हम मूव कराना चाहते हैं.
there is a smaller plate. इसकी between a plate of area, plate is given, plate का area दिया हुआ है, प्लेट का एरिया कितना दिया हुआ है, एरिया इज 10 to the power minus 3 मीटर स्क्वायर. When it is trying to move ahead, क्या हो रहा है, there is a 3 mm thick layer of glycerine. So what is the thickness of glycerine? Thickness of glycerine, thickness is how much? 3 mm. Between a plate of area is given and a larger plate ये yellow वाला and a smaller plate is that pink one. If the coefficient of viscosity is, coefficient eta is given, that is 2 kg per meter into second. Okay, SI unit is given. What force is required to move the smaller plate with a velocity of, कितना force लगाना पड़ेगा? So we will have to apply F external. हम लोग को एक F external लगाना पड़ेगा. क्यों लगाना पड़ेगा? Because there will be viscous drag. यहाँ पे उसको viscous drag FV मिलेगा. So F external, since we do not have to accelerate the body, we have just to move the body with constant velocity. और constant velocity कितना है? 12 centimeter per second. हाँ है ना? Velocity is 12 centimeter per second. So we can say, since there is no acceleration, since there is no acceleration, so we can say, sir, force external must be equal to force of viscosity. Sir, force external is equal to viscous force. Viscous force कितना होता है? Eta A dV upon dz. So what they are asking, what external force must be applied? Okay, so eta is given how much? So 2. Area is given how much? Sir, area is 10 to the power minus 3 into change in velocity. Upper velocity is 12, lower last velocity will be 0. So 12 minus 0 divided by what is the height, thickness? Thickness is 3 into 10 to the power minus 3. 10 to the power minus 3, 10 to the power minus 3, 12, 3 means 24 by 3. So it is 8 Newton is the force that will have to be applied in the forward direction, because there is a viscous drag as well. So viscous drag acts between the liquid layer, and it also acts between the solid layer and the liquid layer when they are in contact. So solid layer, if a wooden plank wants to means move ahead in the river surface, then it will have to apply a force because viscous drag will be there. Yes or no? Now can we move ahead? So this was the answer, 8 Newton. Yeah, 12 centimeter. Velocity is given 12 centimeter. Now 1 minute. 12 centimeters. So I need to convert it into meter. So 12 minus 0 by, what was the height? Means 3, 10 to the power minus 3 into 100 as well. Why? Because centimeter is given. So now means force, and this will get cancelled. 24 by 3, 0.08 Newton. 0.08 Newton is there, because it was given in centimeter per second. So 0.08 Newton. So okay, moving to the next question. Second question. Let us do this question. Thickness of liquid film. Here a liquid film is given. Liquid film is 0.02 centimeter, and the surface area of the block is 10 to the power 4 centimeter square. When mass of 10 gram is released, the block moves right with a constant velocity. इसको velocity जो मिल रही है वो constant है. Velocity is constant and is 2 centimeter per second. So this must be also moving with a velocity of 2 centimeter per second. So there is a force, what? There is a force of mg, there is a force of tension. That tension is pulling it forward, but who is stopping it? So that means tension should have created an acceleration, but यहाँ पे acceleration आ नहीं रहा है, constant velocity से जा रहा है, means किसने रोका होगा? तो viscous drag लग रहा होगा, Fv लग रहा होगा. Yes or no? So we can say force of viscosity is equal to tension is equal to mg. So implies force of viscosity is equal to mg. mg. What is it is asking? Then find out the viscosity coefficient of the liquid. So eta A dV upon dz
is equal to mass into gravity. Since everything is given in centimeter per second, in CGS unit it is always Poise. So unit is poise, not decapoise. So let us find this eta. Eta is equal to sir mg divided by area divided by dv by dz. What is the mass? 10 gram into what is gravity? G की वैल्यू हम लोग क्या लेते हैं? 1000 ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर. सो 1000 मीटर मीन्स जी की वैल्यू कितना हो जाएगी? 1000 मीन्स इट इज एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. 1000 ग्राम per centimeter square, meter per second square. I think this unit is given wrong. 1000 it will be 10 centimeter ना. 10 meter per second square acceleration होता है. 100 से multiply करेंगे. This unit is given wrong. This is basically centimeter per second square. 1000. Yeah. 10 into 1000 means 1000 divided by what is the area given? 10 to the power 4. What is the change in the velocity? The velocity of upper part is 2. So 2 minus 0 divided by what is the height? Height is 0.02 centimeter. So everything is in centimeter and gram. So it is a CGS unit. So 3 and 1 4. So it will get cancelled out. It is 0.02 divided by 2. It is 0.01 Poise. What is it? Poise. If I want to convert it in decapoise, I will have to divide it by again 10. So, but the answer is 0.01 Poise. So CGS unit is Poise and SI unit is decapoise. SI unit is decapoise. SI unit is decapoise. Yes or no? So this is the our second question for coefficient of viscosity. Next. Okay, third number question. Let's move ahead. A cubical block of side A. एक cubical block है यहाँ पे जिसकी side A है. Density is rho of that solid slides over a fixed inclined plane with a constant velocity. ये constant velocity से गिर रही है. Since it is falling with constant velocity, तो ऐसा कैसे possible है भाई? क्योंकि there will be what? mg sin theta. Sin theta. That must have been accelerating it, but it is falling with constant velocity. Why? There is a thin film of viscous fluid on thickness t between the plane and the block. इस block और plane के बीच में क्या है? एक thin film of liquid है. Thin film of liquid का कुछ thickness है. हाँ या ना? Find the coefficient of viscosity of this thin film. जिसके चलते उसके ऊपर में क्या लग रहा होगा? Viscous force लग रहा होगा. Since body is falling with constant velocity, body is falling with constant velocity, then sir mg sin theta must be equal to force of viscosity. Mass is not given, so they have given density. Mass can be written as, sir, mass is equal to volume into density into gravity into sine 37 eta a dv by dz. Yes or no? Volume of cube with side A is what? Tell me. Sir, A cube into rho into g into sine 37 is what? Whenever you get 37, please draw the 37. 3, 5, 4. Sine is perpendicular by hypotenuse. So 3 by 5 perpendicular by hypotenuse. 3 by 5 is equal to eta. What is the area? A square. Area of the cube that the base is in contact with is A square. स्क्वायर साइड वाला कांटेक्ट में होगा. चेंज इन वेलोसिटी, सर ऊपर वाले सरफेस की वेलोसिटी v है और जो कांटेक्ट में होगा उसकी 0 होगी. सो v minus 0. What is the thickness of that film? Thickness of that film is t. So what they are asking about eta. So a cube and a square will get cancelled. A will be left. So eta is what? Eta is equal to, sir, a into rho into g into 3 by 5 divided by a is cancelled into t divided by v. So this is the answer. You can put the value of g and all that and you can get the value of
means eta. So this is the value of eta which they have told us to find out. Yes or no? This is the value of eta which they have told us to find. This will in poise or decapoise. Since if we will take everything in SI unit, then it will be decapoise. Yes or no? Now the Stokes theorem. Earlier, the ध्यान से समझिए. Basically, viscosity we learn in two ways. Viscosity has two types. Viscosity in fluid. It is basically in two types. One is between liquid layer, liquid layer, or solid layer and liquid layer. Solid layer and liquid layer. या तो लिक्विड के बीच में लग रहा होगा या तो सॉलिड लिक्विड के बीच में लग रहा होगा. एंड इट विल बी गिवन बाय whom? It is given by Newton's law of viscosity. Newton's law of viscosity. और उसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चा? सो एफ वी इज इक्वल टू आईटा ए डीवी अपॉन डी जेड. आईटा ए डीवी अपॉन डी जेड. ये है लिक्विड लेयर या सॉलिड लेयर एंड लिक्विड लेयर के बीच में. दूसरा मीन्स एग्जाम्पल इज समथिंग लाइक दिस कि लिक्विड की लेयर है, तो इनके बीच में भी विस्कोसिटी लग सकती है. विस्कोसिटी ऐसे लगेगी, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, और नीचे वाले लेयर पे फोर्स ऑफ विस्कोसिटी ऐसे लगेगी. या इस लिक्विड के लेयर पे एक सॉलिड का सरफेस भी हो सकता है. सॉलिड मीन्स प्लैंक हो सकता है. उस पर क्या लगेगा? उस पर फोर्स ऑफ विस्कोसिटी लगेगी, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, और लिक्विड के लेयर पे भी फोर्स ऑफ विस्कोसिटी लगेगी. तो एक अगर एक सॉलिड सरफेस रखा हुआ है, तो उस पर क्या लगेगा? उस पर फोर्स ऑफ विस्कोसिटी लगेगा अगर एक सॉलिड रखा हुआ लिक्विड के सरफेस पे. दूसरा है सॉलिड बॉडी इन द लिक्विड फिल्म. सॉलिड बॉडी पे इन फ्लूइड लेयर. सॉलिड बॉडी इन फ्लूइड के अंदर अगर होगा तो फ्लूइड मतलब अगर मेरे पास फ्लूइड लेयर में कोई प्रॉपर सॉलिड बॉडी है, विच इज मूविंग विद वेलोसिटी v, तो उस पर क्या लगेगा? एक विस्कस ड्रैग लगेगा, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी लगेगा. दिस थिंग वी आर गोना स्टडी इन सेकेंड वे स्टोक्स एंड इट वाज गिवन बाय स्टोक्स थ्योरम. ये किसने दिया था? ये स्टोक्स थ्योरम ने दिया था. स्टोक्स थ्योरम. और यहां फोर्स ऑफ विस्कोसिटी जो होती है उसकी वैल्यू कितनी होती है? सो 6 पाई आईटा आर इनटू वेलोसिटी. सो वी आर गोना स्टडी दिस फॉर्मूला. पहला है लिक्विड लेयर के बीच में, सॉलिड लेयर और लिक्विड लेयर के बीच में. दूसरा, अगर फ्लूइड में अगर कोई रबर बॉल है या कोई प्लास्टिक बॉल है या एक बॉडी ऑब्जेक्ट है या एक बर्ड है, अगर स्फेरिकल शेप का है, ही डिड अजम्पशन फॉर स्फेरिकल शेप बॉडी ओनली, तो हम लोग अभी इसको स्टोक्स थ्योरम में देखेंगे. बट अगर कोई स्फेरिकल शेप का बॉडी अगर किसी वेलोसिटी v से जा रहा है, स्पीड से जा रहा है, तब उसके ऊपर में एक विस्कस ड्रैग लगता है. एंड दैट विस्कस ड्रैग की फॉर्मूला क्या होती है? 6 पाई आईटा आर वी. तो ये आपको याद रखना पड़ेगा. इफ यू रिमेंबर दिस वन एंड दिस वन, दिस टू फॉर्मूला आर इन द विस्कोसिटी चैप्टर. So this is viscous drag that is being offered to the object which is flowing in a liquid with velocity v. So we are gonna study this one in the next topic, that is Stokes law and terminal velocity. Terminal velocity is the second topic, but before that we're gonna study Stokes law, and terminal velocity is the second topic of this. So what is the Stokes law?
Stokes showed that if a small sphere, very important, a small sphere of radius r is moving with velocity in a homogeneous stationary medium. Stationary मतलब वो medium रुका हुआ है. Medium is not flowing very fast. Medium is like air or water, बहुत शांत है. And in that body, in that fluid, the body of a spherical shape is moving with a velocity v. That might be liquid or gas, means that medium can be liquid or gas. Viscosity n, coefficient of viscosity is eta, then the viscous force is 6 pi eta rv. So this viscous force is very important. Viscous force is 6 pi eta r into v. This is the viscous drag that will be offered to the body. So what is the value of each term? So 6 is 6. What is pi? Pi is pi. Eta is coefficient of viscosity. We need to explain it again because we have already seen what is eta. So eta is coefficient of viscosity. Yes or no? Tell me. What is r? R is the radius of the body. R is radius of spherical object. Spherical object. What is v? V is the velocity of the spherical object. Velocity of spherical object. वेलोसिटी ऑफ स्फेरिकल ऑब्जेक्ट अगर हम बात करें, यहां पे हमारे पास फ्लूइड है. इफ दिस इज आवर फ्लूइड एंड सपोज एनी बॉडी, spherical shaped body whose radius is how much? Its radius is r and it is moving with a velocity. It is moving with a velocity v. It will be offered viscous drag and that will be fv, and इस fv की वैल्यू कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी. हाँ या ना? So if it is moving with velocity v inside the fluid, but it should be spherical in shape. Stokes did an assumption or did his experiments on a spherical body only. So we are only means constant to study about the spherical bodies only, not square shaped or rectangle shaped. Then the force will change. So we do not. That is not our in syllabus, which we have to study. So moving ahead, now terminal velocity. तो बात समझिए, what is terminal velocity? थोड़ा सा अगर ध्यान दें तो आप अगर ये जानते नहीं होंगे, बट व्हेन रेन ड्रॉप्स आर फॉर्म्ड, इट इज फॉर्म वेरी मींस हाई इन द एटमॉस्फेयर, अबाउट 8000 किलोमीटर्स अबव इन ट्रोपोस्फेयर और स्ट्रेटोस्फेयर. सो व्हाट हैपेंस, अगर मेरे रिवर के मींस रेन ड्रॉपलेट्स आर फॉर्म्ड, रेन ड्रॉपलेट्स अगर टर्मिनल वेलोसिटी रीच नहीं करता, टर्मिनल वेलोसिटी इज व्हाट? अ कांस्टेंट वेलोसिटी, मींस उसके बाद वेलोसिटी बढ़ेगी नहीं. अगर वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन नहीं करता, देन इफ इट वुड हैड फॉलन ऑन आवर बॉडी, इट वुड हैव पियर्स्ड अस. वो हमारे बॉडी में छेद कर सकता था, हमें मींस हमारी मृत्यु कर सकता था, हमारे मींस हमको मार सकता था, हमें मार सकता था. वी कुड हैव बीन किल्ड अगर वो टर्मिनल वेलोसिटी अटेन नहीं करता तो. सर कैसे? सो सपोज लेट अस टेक एन एग्जांपल. एग्जाम्पल में सपोज रेन ड्रॉपलेट का मास मैं मान लेता हूं. यहाँ पे रेन ड्रॉपलेट बना जिसकी मास कितनी है? मान लेते हैं 10 ग्राम. अगर 10 ग्राम का एक रेन ड्रॉपलेट है, एंड व्हाट इज द हाइट फ्रॉम द ग्राउंड सरफेस? लेट द हाइट बी 8000 या 8000 मीटर. So initial velocity must be what? U must be 0 when it might have been created. So if it comes down to earth, means v square is equal to u square plus 2as must be there. Since acceleration due to gravity is present, na, so it will be under the effect of what? Gravity. So what will happen with the velocity? Tell me. So v square is equal to initial velocity is 0 plus 2 into acceleration is 10 into what is the distance it has traveled? 8000 meter. So it becomes how much? 8 2 just 16. 1 2 3 3 4 4 1 2 3 4. V square is this much. So velocity attained by that body is 16 into 10 to the power 4. That is 4 into 10 to the power 2 meter per second. That is 400 meter per second. सर आई एम नॉट गेटिंग द आइडिया व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट रेन ड्रॉप, क्योंकि वो मीटर पर सेकेंड में लिखा हुआ है. अगर हम इसको किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करें तो वेलोसिटी इज इक्वल टू 400 इनटू मीटर से छोटा से बड़ा, तो बड़ा से छोटा.
व्हेन आई एम कन्वर्टिंग फ्रॉम मीटर टू किलोमीटर, छोटे से बड़े में तो मल्टीप्लाई करते हैं बड़ा से छोटा से। So 5 8 जा 80, 8 8 जा 64, 6 14. Oh my God! It is more than speed of, means triple the speed of bullet train. Triple the speed of bullet train. So you might be thinking, sir, it is the 10 gram of drop. What can it cause to our body? You can't even imagine what is the momentum it might have traveled. It could have taken is equal to mass into velocity. Momentum इसका कितना होता है? So 10 divided by 1000 into 1440 kilometer per hour. So 0.000, it will be 14.4 means kg meter per second. सो इसकी मोमेंटम बहुत ज्यादा होती है। जिस मोमेंटम के साथ ये हमारे बॉडी को हिट करता ना, वो बहुत ही हैवी होता, किलोमीटर केजी किलोमीटर पर आवर, केजी किलोमीटर पर आवर, और ये बहुत ज्यादा होता। इट कुड हैव डैमेज्ड आवर बॉडी, इट कुड हैव डैमेज्ड आवर टिश्यू, हमें किल कर सकता था ये। बट ऐसा नहीं होता है। रियलिटी इज दैट मीन्स रेन ड्रॉपलेट्स डू नॉट फॉल आउट आवर बॉडी विथ एन एक्सेलरेटेड स्पीड। वो क्यों सर? तो दैट इज वाई मीन्स वी आर गोना स्टडी वन टॉपिक दैट इज कॉल्ड एज टर्मिनल वेलोसिटी। रियलिटी में वो रेन ड्रॉपलेट्स एक कांस्टेंट स्पीड से आके गिरते हैं, जिनके चलते उनका स्पीड बहुत बढ़ नहीं पाता। बट वो होता कैसे, वी आर गोना स्टडी इन द नेक्स्ट स्लाइड। Suppose what is happening means here it is the atmosphere. Let me draw an atmosphere with a light blue color. There is the atmosphere. Very good concept, just need to realize it how much important it is. This is whole air fluid, means air level. Yes or no? And what is the ground level? Let us check. This is our ground level. ये हमारा ग्राउंड लेवल है। Ground level. Suppose raindrops are formed. Raindrop is formed over there. As soon as the rain droplet is formed, there will be an mg force acting on it. Yes or no? Tell me. जैसे ही रेन ड्रॉप बनेगा, सबसे पहले उसके ऊपर में एक mg लगेगा, and since it is introduced into a new surrounding, a force of buoyancy will also act on it, and the force of buoyancy will be force of buoyancy like this. Since it is just formed, what is the initial velocity of it? So u will be 0. Means it is m mass ka raindrop, and its u will be how much? U will be 0. Suppose let us take the value of mg be 20 ले लेते हैं न्यूटन, एंड फोर्स ऑफ buoyancy क्या होगा? फोर्स ऑफ buoyancy क्या होती है बोलो सर? फोर्स ऑफ buoyancy is equal to volume of solid submerged into rho of the fluid into gravity. Since rho of the fluid is very less because it is air, so force of means force of buoyancy will be, take it as something as 5 Newton. I am just taking an example. Do not take it as a main value that it is 5 Newton only. But what will happen? Tell me. As soon as our raindrop is formed, means it will have a force of buoyancy because a new foreign material is introduced into the surrounding. So as soon as you put a block inside a liquid, it will have some force of buoyancy. Much in the same way, एक liquid पानी का एक drop formed हो गया है in the environment of air. So it is a kind of foreign material. So it will be tried or pushed away by the force of buoyancy. और इस नीचे की तरफ क्या लग रहा होगा? mg. अभी आपको देख के साफ साफ पता चल रहा है कौन सा फोर्स बड़ा है, तो हमारा 20 न्यूटन बड़ा है, जिसके चलते क्या होगा? बॉडी विल ट्राई टू एक्सेलरेट डाउनवर्ड. यस, इट विल एक्सेलरेट. तो वो मींस बॉडी कहीं यहां आ जाएगा. अब उसके ऊपर में क्या फोर्स लग रहा होगा सर? फोर्स ऑफ बुओयेंसी लग रही होगी और mg ही लग रही होगी, और वहां पे उसके ऊपर में सर एक विस्कस ड्रैग भी लग रहा होगा, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, क्योंकि उसके पास अभी यहाँ पे एक वेलोसिटी आ चुकी होगी क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन था. हाँ या ना? अब मान लेते हैं सर ये वैल्यू जो है mg वाली वैल्यू, इसकी वैल्यू तो चेंज नहीं होने वाली है. क्यों सर? मास इज कांस्टेंट, ग्रेविटी इज कांस्टेंट, सो 20 न्यूटन ही होगा.
फोर्स ऑफ बॉयंसी भी 5 ही न्यूटन होगा। बट इस फोर्स ऑफ विस्कोसिटी की ये वेलोसिटी सिंस नीचे जाने पे बढ़ रहा है क्योंकि एक्सेलरेटेड मोशन है, नीचे की तरफ एक्सेलरेट कर रहा है तेजी से, तो वो वेलोसिटी बढ़ती जाएगी और हर मोमेंट पे फोर्स ऑफ विस्कोसिटी चेंज होते रहेगा। क्यों? क्योंकि ये 6 पाई आइटा एनआरवी होता है। अपना विस्कस फोर्स जो होता है 6 पाई आइटा आर इंटू वेलोसिटी होता है। सो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी। तो जैसे जैसे नीचे जाने पे वेलोसिटी बढ़ेगी उसी तरीके से सर ये फोर्स का वैल्यू बढ़ेगा और किसी मोमेंट पे इसकी वैल्यू 25 है, तो बैलेंस करने के लिए मान लीजिए 12 ले लेते हैं। टेल मी अभी भी कौन सा फोर्स बढ़ा है? तो सर 12 प्लस 5 इज 17, नीचे कौन है 20। सर वो इंक्रीज हो रहा होगा 12 एट मींस इंस्टेंटली वो 12 नहीं बना होगा, जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ रहा होगा 0 1 2 3 4 5 6 12 तक पहुंचा होगा। बट एक मोमेंट आएगा, देयर विल बी अ मोमेंट व्हेन सपोज दिस इज हैविंग mg, ऊपर में फोर्स ऑफ बॉयंसी और एक ऊपर में क्या लगेगा फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। अब ऐसा हो जाएगा, मान लीजिए कि इसकी वैल्यू 20 न्यूटन थी, इसकी वैल्यू 5 न्यूटन थी और ये बढ़ के इसकी वैल्यू कितनी हो गई 15 न्यूटन हो गए। द मोमेंट ये ऐसा होगा, ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? इस कंडीशन को तुरंत हम लोग क्या बोलेंगे? इस कंडीशन को हम लोग बोलेंगे इक्विलिब्रियम कंडीशन। इक्विलिब्रियम कंडीशन, इक्विलिब्रियम कंडीशन। जैसे ही ऐसा होगा इक्विलिब्रियम कंडीशन विल बी रीच्ड। एट इक्विलिब्रियम कंडीशन हम लोग क्या लिख सकते हैं? और उस समय मान लेते हैं जो वेलोसिटी बॉडी के पास थी, जो वेलोसिटी बॉडी के पास थी उसी को हम लोग टर्मिनल वेलोसिटी बोलते हैं। उसके बाद उसकी वेलोसिटी बढ़ने वाली नहीं है। क्यों नहीं बढ़ने वाली है? चलिए देखते हैं। एट इक्विलिब्रियम जैसे ही इक्विलिब्रियम रीच्ड होगा वी कैन से सर फोर्स ऑफ विस्कोसिटी प्लस फोर्स ऑफ बॉयंसी मस्ट बी बैलेंसिंग अगेंस्ट द mg। यस और नो? मस्ट बी बैलेंसिंग अगेंस्ट द mg। सो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी कितना लग रहा है? तो 6 पाई आइटा आर इंटू टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी को हम लोग किससे दिखा देंगे? vt 6 pi iota rv plus force of viscosity is volume of solid submerged into rho of fluid into gravity is equal to viscous volume of solid into rho of solid into gravity। अगर मुझे vt चाहिए तो मैं यहाँ क्या लिखूंगा बोलिए सर? vt और ये क्या लिखूंगा? 6 पाई आइटा आर वी इज इक्वल टू, अगर मैं कॉमन ले लूं तो सर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू रो ऑफ सॉलिड माइनस रो ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी होगी। सर वीटी की वैल्यू क्या आ जाएगी? सो वी टर्मिनल वेलोसिटी इज इक्वल टू, देखते हैं सर 4/3 पाई आर क्यूब रो ऑफ सॉलिड माइनस रो ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाई 6 पाई आइटा आर। सर आर से ये कट के स्क्वायर हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। सो टर्मिनल वेलोसिटी इज कमिंग एज समथिंग एज सर vt इज इक्वल टू, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ रही है, vt इज इक्वल टू 2/9 आर स्क्वायर रो ऑफ सॉलिड माइनस रो ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय आइटा। क्यों सर? ये फॉर्मूला कैसे याद रखें? तो सर 2/9 तो होगा ही होगा, यू विल हैव टू रिमेंबर 2/9। आर स्क्वायर रिमेंबर करना पड़ेगा। कौन सा ऑब्जेक्ट? सर सॉलिड इज फॉलिंग। सॉलिड कौन है हमारा? सर रेन ड्रॉपलेट को हम मान लेते हैं रो ऑफ सॉलिड, जो ऑब्जेक्ट है। रो ऑफ सॉलिड नहीं मान के रो ऑफ ऑब्जेक्ट भी मान सकते हैं। जो ऑब्जेक्ट है वो नीचे गिर रहा है यानी उसकी डेंसिटी ज्यादा ही होगी। तो रो ऑफ सॉलिड बॉडी फॉलिंग माइनस फ्लूइड, फ्लूइड कौन है? एयर, रो ऑफ फ्लूइड एयर into gravity divided by iota, 2/9 r square rho of solid minus rho of fluid into gravity divided by iota। तो this is the terminal velocity which is reached by the body when it is falling। और यही velocity reach होने के बाद वो बॉडी से गिरता है, वो ऐसे करके गिरता है। शुरुआत में एक्सेलरेटेड होता है, जैसे ही आता है वो धीरे से ऐसे गिरने लगता है। समझ में आ रहा है? So this happens with the raindrop, and so that it does not acquire more momentum and hit our body with high velocity। और high momentum के साथ hit नहीं कर पाता है, जिसके चलते हमें चोट नहीं लगती है या हमें हमारी मृत्यु नहीं होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। If you see
This whole concept was given. Same thing I told you. This is the value which you'll get, rho minus sigma. Don't need to remember rho minus sigma. Rho of heavier object minus rho of fluid. सर वेलोसिटी की ग्राफ क्या हो जाएगी सर? शुरुआत में वेलोसिटी टर्मिनल 0 था, जाके एक वेलोसिटी अटेन कर लेगा. दिस इज द ग्राफ ऑफ टर्मिनल वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू द डिस्टेंस ट्रेवल्ड. डिस्टेंस और टाइम के रेस्पेक्ट में, टाइम रहे और डिस्टेंस रहे, वो जाके कांस्टेंट वैल्यू एक्वायर कर लेगा. हाँ या ना? उसके बाद वो इंक्रीज नहीं करेगा. चलिए आगे बढ़ते हैं. And let us see some applications of terminal velocities. Actual velocity of raindrop is very small in comparison to the velocity which would have acquired by a body falling freely from the height of the clouds. I told you exactly this thing. अगर वो ऊपर से आता तो बहुत हाई वेलोसिटी एक्वायर कर सकता था, जो कि उसकी एक्चुअल वेलोसिटी होती है. Descendants of the parachute with moderate velocity. Determination of the electron charge in a Millikan oils experiment. तो यहाँ पे भी जब मिलिकन ऑयल एक्सपेरिमेंट होता है तो वो जो ड्रॉपलेट्स होते हैं ऑयल के, वो भी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर लेता है. Now the question has started coming in front of us. So this is question number 4. Let us do it. So two balls of same material having masses m and 8m. दो बॉल है, दोनों की मास m और 8m है. Find out the ratio of the terminal velocity. Sir, terminal velocity of ball 1, टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 1 डिवाइडेड बाय टर्मिनल वेलोसिटी ऑफ 2. सर फॉर्मूला याद होनी चाहिए और कुछ नहीं. 2/9 रेडियस स्क्वायर. सर रो ऑफ द ऑब्जेक्ट माइनस रो ऑफ द फ्लूइड इनटू ग्रेविटी बाय आइटा, आइटा ऑफ द फ्लूइड डिवाइडेड बाय सर 2/9 radius square rho of the object minus rho of the fluid into gravity divided by the iota of the fluid. So 2/9, 2/9, iota, iota. So gravity, this term, this term. So it boils down to terminal velocity of 1 by terminal velocity of 2. Terminal velocity of 1, Vt of 1 by Vt of 2 is equal to R1 का स्क्वायर by R2 का स्क्वायर. ये हो जाएगा. अब रेडियस कैसे लाएं? तो सिंस दोनों बॉडी का मटेरियल सेम है, वी कैन से मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी. m1 by m2 is equal to volume of 1 into density by volume of 2 into density. Sir 4/3 pi r1 cube into, सर रो से रो कट जाएगा, divided by 4/3 pi r2 cube. So m1 by m2 is basically r1 by r2 का whole cube. So what is mass? 1/8. 1/8 is equal to r1 by r2 का power whole cube. So r1 by r2 is basically 1/2. So square करेंगे तो 1/4 हो जाएगा. So 1:4 is our answer. This is the side knowledge from the question given. क्वेश्चन से जो दिया हुआ था वहां से हमने ले आके इसमें यूज कर लिया. सो यू नीड टू रिमेंबर दिस टर्मिनल वेलोसिटी फॉर्मूला. अगर टर्मिनल वेलोसिटी की फॉर्मूला आपको याद हो जाएगी, देन यू कैन सिंपली कैलकुलेट एवरीथिंग. टर्मिनल वेलोसिटी इज 2/9 रेडियस स्क्वायर रो ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस रो ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय आइटा. हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5. Question number 5. Yeah. If the terminal velocity of a sphere of gold is itna in a viscous liquid, then find the terminal velocity of a sphere of copper of the same size in the same liquid. Terminal velocity. Density is not given. I think density is missed. So density data, let me just check it out. Density data is how much? Let me just check it out. Density data must be there something. Yeah, density data is given. Rho gold 13, rho copper 8. Rho of gold is, so that is means rho of gold is 13. Rho of gold is 13 gram per centimeter cube. Rho of copper is 8 gram per centimeter cube. And one more data is given, gold and copper. And one more is gold and copper, and liquid is 3 gram. Rho of liquid is 3 gram per centimeter cube. So what it is asking, tell me. If the terminal velocity is given of gold is given,
Then find the terminal velocity of sphere. So V terminal of what? Gold by V terminal of copper is equal to 2 by 9 is a constant, radius square. What is the size? Same size, so radius is fixed. So rho of gold minus rho of liquid into G will be also cancelled by eta, it is in the same liquid. So basically rho of copper minus rho of liquid. So it is very simple. So rho of gold is 0.4 is already given. Terminal velocity of copper. Gold is how much? 13 minus 3, 10 by 8 minus 3 is 5. So V terminal velocity of copper will become how much? This is 2. So 0.4 divided by 2. That is 0.2 meter per second. Sir, why you have removed the rest things? Why? 2 by 9 is a constant. Radius, if since it is of same size, so radius does not matter. Rho of object minus rho of fluid into gravity. Gravity will get cancelled, and eta will also get cancelled because it is of same liquid में दोनों को गिराया गया है. हाँ या ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6. एंड क्या कह रहा है क्वेश्चन देखते हैं. An air bubble of 1 centimeter radius is rising at a steady rate of 2 millimeter per second. Steady velocity is given. Velocity is how much? So 2 millimeter per second से वो ऊपर उठ रहा है through a liquid of density is given. Neglect the density of air. So air bubble के अंदर में density होगा air का, उसको neglect कर देना है. If G is इतना centimeter per second square, find the coefficient of viscosity of the liquid. Coefficient of viscosity. Sir, तो वो body since it is force of, अगर कोई एयर बबल है जो कि लिक्विड में, अगर एयर बबल की बात करें तो वो एयर बबल है, वो एयर बबल इज राइजिंग विद वेलोसिटी, विद सम वेलोसिटी, तो वो टर्मिनल वेलोसिटी से ऊपर उठ रहा है. सो वीटी इज नथिंग बट 2 by 9 रेडियस स्क्वायर रो ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस रो ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी बाय आइटा. सर इसको नेग्लेक्ट कर देना है, सिंस वी हैव टू नेग्लेक्ट रो ऑफ ऑब्जेक्ट. व्हाई? बिकॉज वो एयर का होगा और एयर की डेंसिटी उन्होंने बोला है, नेग्लेक्ट कर दीजिए. नेग्लेक्ट डेंसिटी ऑफ एयर. देन व्हाट विल बी द वेलोसिटी? So what they are asking, find out the coefficient of viscosity. So eta is equal to, so 2 by 9 times of radius square. Centimeter दिया हुआ था 1 centimeter, everything is given in centimeter. Okay, so radius square is radius का square, radius is 1 square into rho of fluid has how much given? Density is 1.5 gram. So 1.5 gram per centimeter into 1000 divided by terminal velocity is given how much? 2 millimeter. So 2 divided by milli to centi, 10 centimeter per second. Okay, so 2 से 2 कट जाएगा, G का वैल्यू ठीक है, दिस इज 9, ये 9 है. सो 10 ऊपर जाएगा, सो अगेन 110 ये कट जाएगा, एंड इट विल बी समथिंग लाइक 1 2 3 4, तो 1500 डिवाइडेड बाय 9. सो 9 1 जा 9, 60, 9 1 जा 9, 6, 9 7 जा 63, 9 6 जा 54, 6 9 6 जा 54, 6 166.5 और 4 Poise. CGS unit है, that's why Poise means I'm right 1.5 gram per centimeter cube, yeah, 1000 centimeter per second square, and 2 millimeter is 2 by 10 centimeter. Okay, so this is 1.1666.4 Poise. अगर इसको डेकापोइज में करना होगा, डिवाइडेड बाय 10, 166.64 डेकापोइज हो जाएगा. So radius is 1 centimeter square. So everything has been calculated in centimeters. So whatever we will get, the value of eta will be in Poise. Okay. So next question. Question number 7. 64 identical raindrops are moving in air with a constant velocity. ये कुछ बहुत ज्यादा एयर ड्रॉप्स है which are moving with some velocity, और उनकी velocity कितनी दी हुई है? Terminal velocity 10 meter per second. If they combine to form a big drop, ये क्या बन जाता है? एक big drop में convert हो जाता है, जिसकी रेडियस कितनी होगी? कैपिटल आर होगी. Find the constant velocity of the big drop. So tell me, sir, radius
बाई आर का क्यूब क्या होता है, एन एन. So r by r will be something like number of drop is 64 का power 1 by 3. So radius is 4 times of r. Once I get 4 times of r, radius is equal to 4 times of r, then find the constant velocity. So, sir, v terminal of big wali radius divided by v terminal of choti wali radius is 2 by 9 radius की square into row of object drop का तो density same रहेगा into row of fluid into gravity by eta. Eta is in air, so 2 by 9 radius square. सेम थिंग होगा, रो ऑफ ऑब्जेक्ट माइनस रो ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी डिवाइडेड बाय आइटा. सर ये पूरा टर्म कट जाएगा, 2/9 कट जाएगा. तो वेलोसिटी ऑफ टी ऑफ बिगर ड्रॉप इज नथिंग बट रेडियस स्क्वायर, यानी 16r² बाई r² इनटू छोटी वाली ड्रॉप की क्या वेलोसिटी सर 10. सो r से r कट जाएगा, इट इज नथिंग बट 160 मीटर पर सेकेंड. उसकी कितनी हो जाएगी सर, 160 मीटर पर सेकेंड. वो 10 गुना ज्यादा बढ़ जाएगा क्योंकि उसकी रेडियस बड़ी है. टर्मिनल वेलोसिटी विल बी 160 मीटर पर सेकेंड. यस और नो? आराम से वी डिड कंपैरिजन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8. क्वेश्चन नंबर 8, प्लीज पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ. पॉज द वीडियो एंड ट्राई इट बाय योरसेल्फ. चलिए करते हैं. अ बॉल राइजेस टू अ सरफेस at a constant velocity in a liquid whose density is 6 times that of material of the ball. Find the ratio of the force of friction acting on the ball. Force of friction. पिछले बार में क्या पूछा था? देन फाइंड द कांस्टेंट वेलोसिटी. टर्मिनल वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी. फाइंड द रेशियो ऑफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन एक्टिंग ऑन द राइजिंग बॉल एंड इट्स वेट. अगर हम ध्यान दें, ये अच्छी क्वेश्चन लग रही है. They are not asking about the terminal velocity. They are asking about the force of friction, means viscous force and weight. So if I draw one droplet, a ball is rising to the surface at a constant velocity in a liquid. इसकी velocity constant है. Density इसकी 6 टाइम ज्यादा है that of the material of the ball. Find the ratio of the force of. इस पे क्या फोर्स लग रहा हो? टेल मी सर. इसके ऊपर में एक फोर्स ऑफ बोयेंसी लग रही होगी, फोर्स mg लग रही होगी, और एक सिंस बॉडी इज गोइंग अपवर्ड राइजिंग टू द सरफेस, सो विस्कस फोर्स लग रहा होगा. तो अगर मैं निकालू सर विस्कस फोर्स प्लस mg इज इक्वल टू फोर्स ऑफ बोयेंसी, तो विस्कस फोर्स कितना हो जाएगा? फोर्स ऑफ बोयेंसी माइनस वेलोसिटी भी तो नहीं दिया हुआ था, कांस्टेंट वेलोसिटी है, v मेंशन नहीं किया हुआ है. So V is not mentioned over here. So what force of buoyancy minus mg? Force of buoyancy क्या हो जाएगा? Volume of solid submerged into rho of solid into gravity minus volume of solid into rho of solid. Force of buoyancy में rho of solid नहीं होगा ना, rho of liquid into gravity. So volume of solid समझ तो पूरा ही है, तो common into g common, rho of liquid minus rho of solid. क्या बोल रहा है? डेंसिटी इज 6 टाइम्स देन दैट ऑफ द मटेरियल. लिक्विड की डेंसिटी 6 टाइम, सो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू जी 6 minus 1, दैट इज 5 वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू ग्रेविटी. नाउ रेशियो ऑफ फ्रिक्शन एंड इट्स वेट. सो विस्कस फोर्स का डिवाइडेड बाय रेशियो ऑफ फ्रिक्शन फोर्स डिवाइडेड बाय वेट mg. So this is 5 volume of solid into g divided by, तो डेंसिटी 6 टाइम्स दैट ऑफ द रो ऑफ लिक्विड हो जाएगा. ये रो ऑफ लिक्विड है, 6 टाइम्स दैट ऑफ द मटेरियल ऑफ द सॉलिड. सो मटेरियल मीन्स यहां ये हो जाएगा 6 टाइम्स दैट ऑफ सॉलिड माइनस रो ऑफ सॉलिड, तो 5 रो ऑफ सॉलिड हो जाएगा. सो रो ऑफ सॉलिड mg क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इंटू रो ऑफ सॉलिड इंटू ग्रेविटी. मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी इंटू ग्रेविटी. सो ये तीनों एंड ये तीनों कट जाएगा. इट विल बी समथिंग लाइक 5:1 इज द रेशियो. हाँ है ना? 5:1 is the ratio, because since the velocity was not given and they were not asking about the terminal velocity, they were asking about the force of friction. Force of friction कौन सा होता है? Viscous drag. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन.
A tiny sphere of mass इतना and density इतना is dropped in a jar of glycerine of density given. When the sphere acquires terminal velocity, find the magnitude of the viscous force acting on it on the sphere. So what it is saying, concept wise चलते हैं. Once you will understand the concept, then only you will be able to solve this kind of problems where you need to draw the diagram. What it's saying, a tiny sphere of mass of 2 kg is given. It has been dropped, so its mass is 2 kg. उसको गिरा दिया गया, डेंसिटी उसकी दी हुई है, रो ऑफ सॉलिड दिया हुआ, रो ऑफ ऑब्जेक्ट 5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब इज ड्रॉप्ड इन ए जार ऑफ ग्लिसरीन, रो ऑफ द फ्लूइड दिया हुआ है, ग्लिसरीन में गिराया गया 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब. ऑब्वियसली ये ज्यादा होगा तभी नीचे गिर रहा है. व्हेन द स्फीयर एक्वायर्स अ टर्मिनल वेलोसिटी, अगर जब उसके पास आ जाता है टर्मिनल वेलोसिटी v टर्मिनल, देन फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ द विस्कस फोर्स. सर विस्कस फोर्स ऊपर लग रहा होगा, सर ऊपर में और क्या लग रहा होगा, सर ऊपर में फोर्स ऑफ बोयेंसी भी लग रही होगी, नीचे में mg लग रहा होगा. तो हम लोग कह सकते हैं सर फोर्स ऑफ बोयेंसी विस्कस प्लस फोर्स ऑफ बोयेंसी इज mg. तो फोर्स ऑफ बोयेंसी विस्कस क्या लग रहा होगा, mg माइनस फोर्स ऑफ बोयेंसी. तो mg फोर्स क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू रो ऑफ सॉलिड इनटू ग्रेविटी माइनस वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू रो ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी. तो सर वॉल्यूम ऑफ सॉलिड अगर कॉमन कर ले, g कॉमन कर ले, तो रो ऑफ सॉलिड कितना हो जाएगा, ऑब्जेक्ट 5 माइनस 3, सो 2 टाइम्स द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इनटू ग्रेविटी. अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड हम लोग निकाल सकते हैं, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी, यहाँ पे आराम से निकाल सकते हैं. सर वॉल्यूम इज इक्वल टू मास, डेंसिटी इज मास पर यूनिट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम इज इक्वल टू मास बाय डेंसिटी. तो मास ऑफ ऑब्जेक्ट इज 2, डेंसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज 5, 2 by 5. So basically 2 into 2 by 5 into 10, g की वैल्यू 10 होती है. So 5 2 जा 2 2 जा 4 2 जा 8, 8 Newton is the viscous force. 8 Newton is the viscous force that might be acting at that time when the body has acquired terminal velocity. Yes or no? We can find it out. हाँ या ना? Yeah, next Reynolds number. So it's just this last concept of the topic. Reynolds number एक number है जो कि this क्या बताता है, इट्स नॉट सो मच ऑफ इंपॉर्टेंस बिकॉज शायद इससे क्वेश्चन नीट में नहीं पूछा गया, बट एक बार देख लीजिए अगर आ गया तो. द टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न इज स्ट्रीमलाइन. द टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न, चाहे वो स्ट्रीमलाइन हो या, जस्ट अ सेकेंड, या रेनॉल्ड नंबर. द टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न स्ट्रीमलाइन होगा, लैमिनर होगा या टर्बुलेंट होगा. टाइप ऑफ फ्लो पैटर्न विल बी डिटरमाइंड बाय नॉन डायमेंशनल नंबर कॉल्ड रेनॉल्ड्स नंबर. ये रेनॉल्ड नंबर ही बताएगा कि मेरा फ्लो टाइप स्ट्रीमलाइन है या टर्बुलेंट है या मींस लैमिनर है. तो ये इसका वैल्यू होता है रेनॉल्ड नंबर का रो वी डी, इनर्शियल फोर्स रो वी डी. रो इज द डेंसिटी ऑफ द मीडियम, डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड इनटू वेलोसिटी इनटू what is d. So d is what, rho is the density of the fluid, viscosity is n, flowing with a mean speed of v. So rho v d, here d denotes the total, here d denotes the lateral dimension of the obstacle or the boundary of the floor. Lateral dimension, lateral side वाले dimension को बताता है, divided by viscous force. Viscous force is eta. So this is just a formula which you need to just remember. Suppose they ask, and you can see the value, if it is less than 1000 then it is streamline, greater than 2000 then it is turbulent, and between 1000 to 2000 then it is unsteady. So you just need to remember this data. It's not of so much of importance. इस चीज को बस आप याद रख लीजिए, रो वी डी बाई eta. So it is a means number, non-dimensional number which tells us the type of the flow. Streamline है, turbulent है कि means it is steady. Streamline laminar है या turbulent है, अनस्टेडी भी हो सकता है. तो लैमिनर है या टर्बुलेंट है या स्ट्रीमलाइन है, ये बेस्ड ऑन द डेटा बताता है. दैट इज 1000 से अगर कम हुआ तो स्ट्रीमलाइन, 2000 से ज्यादा हुआ तो टर्बुलेंट, 1000 से 2000 होगा तो अनस्टेडी के बीच में रहेगा.
सो दिस वाज ऑल फॉर मींस विस्कोसिटी। बहुत ही इजी टॉपिक है, दो टाइप के विस्कस फोर्स हमने पढ़े, आराम से उस पर बहुत सारे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस किए। प्लीज आप सारे न्यूमेरिकल्स को फिर से दोबारा खुद से बना जाइए, एंड आई होप you find it very useful. So do subscribe and like this channel and to get more videos and prepare for NEET for 1 year. So let's come on champ and let's meet in the next class.